आइए आज हम पेपर 4 का सेक्शन डी करा रहे हैं। सेक्शन डी को हम 2 पार्ट में कराएंगे। आज पार्ट 1 में 4 क्वेश्चन, अगले पार्ट 2 में 4 क्वेश्चन। वीडियो ज़्यादा लंबा होता है इसलिए हम इसको 2 पार्ट में बांट दिए हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 47 आप देख रहे हैं, इन ट्राइंगल ABC पॉइंट्स P एंड Q लाई ऑन साइड्स AB एंड AC रेस्पेक्टिवली सो दैट PQ पैरेलल टू BC। फाइंड द मेजर्स मार्क्ड विथ क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखा है, इन द फॉलोइंग टेबल। देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया है। ट्राइंगल हमारा ABC है। इसमें P एंड Q जो पॉइंट है वो लाइन AB और AC पर लाई कर रहे हैं, और ये जो PQ लाइन है, साइड जो PQ है BC के पैरेलल भी है। अगर यह PQ BC के पैरेलल है तो यहाँ दिया गया है PQ पैरेलल टू BC, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। हमको यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क यानी इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी, इसका मतलब क्या, हमको एक AQ फाइंड करना है और सेकंड वाला हमको फाइंड करना है QC भी फाइंड करना है। देखिए बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है, इसी में हम आपको करके दिखा देते हैं। दोनों की वैल्यू आपको पता चल जाएगी और मिल जाएगी। देखो क्या करेंगे, पहले तो देख लीजिए AQ है क्या, यहाँ पे AQ है, ठीक है। अब AQ हमें फाइंड करना है, सॉरी पहले QC को फाइंड कर लेते हैं, पहले वाले लाइन में है। QC को फाइंड करते हैं तो देखो ये क्या है, हमारा QC है। ये अगर लाइन इसके पैरेलल होती है तो ये जो साइड के रेशियोज होते हैं, दोनों तरफ के साइड के रेशियोज आपस में इक्वल होती है, बात आपको पता होगी। तो AB अपॉन PB, यहाँ मैं लिख देता हूँ AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC। इतनी बात आपकी समझ में आ रही होगी। अब क्या करेंगे, देखो AP, देखो पहली लाइन में हम लेते हैं, पहली लाइन का AP भी लेंगे और पहली लाइन का हम PB भी लेंगे। तो AP कितना है 5 अपॉन PB कितना है 3। अब इसमें देखिए जहाँ पर QC हमको मिल रहा है, ये QC मिल रहा है और AQ, देखो AQ और QC है ना, पहली लाइन का AQ भी लेंगे, सेम रेशियो के साथ करेंगे हम। AQ कितना है 4 है और QC कितना है, हमको फाइंड करना है QC। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 इंटू QC यहाँ हो जाएगा और 3 4 जा 12 यहाँ हो जाएगा। QC इज इक्वल टू हो जाएगा 12.5। इसको कैंसिल करेंगे तो 5 डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, यानी QC की जो वैल्यू हमसे पूछा था 2.4 आ गया, एक वैल्यू हमको मिल गई। सेकेंड क्या कह रहा है, सेकेंड हमसे पूछ रहा है AQ क्या होगा। AQ देखिए कहाँ मिलेगा हमको, इसी लाइन पे देखिए AQ अपॉन AC इज इक्वल टू AP अपॉन AB भी होता है, समझिए AP अपॉन उसी फिगर से AP अपॉन AB इज इक्वल टू AQ अपॉन AC। अभी देखिए यहाँ पर AC हमारा सेकेंड लाइन में, किस लाइन में है, सेकेंड लाइन में है। तो AP अपॉन AB, देखो यहाँ पे AP है और यहाँ पे क्या है AB है। तो AP कितना है 8 अपॉन AB कितना है 12 इज इक्वल टू AQ कितना है, AQ हमको फाइंड करना है, AQ अपॉन AC क्या है AC देखिए इसको ले लेते हैं, ठीक है ना, सेम लाइन में लेंगे अपने आप हो जाएगा। AQ हमको पता है, सॉरी फाइंड करना है, और AC हमको पता है 18। बस अब इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 AQ इज इक्वल टू 8 का 18 में 8 मल्टीप्लाई 18, तो AQ इज इक्वल टू हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 12। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, और AQ इज इक्वल टू हो गया 6 2 जा 12। ये दो वैल्यू हमसे पूछ रहा था, दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 है, इन द गिवन फिगर OA डॉट OB इज इक्वल टू OC डॉट OD। यहाँ पे फिगर बना हुआ है, हमको शो दैट यानी दिखाना है कि एंगल A जो ये एंगल है ये एंगल C के इक्वल है और एंगल B जो है एंगल D के इक्वल है। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दें तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D हम राइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल
एक दूसरे के सिमिलर हैं तो उसके करेस्पॉन्डिंग एंगल या करेस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ हमें करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं करना है, क्योंकि करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हमको दिया है। देखो कहाँ से दिया, ध्यान दीजिए। देखो दिया है हमको OA डॉट OB इज इक्वल टू OC डॉट OD, बराबर। इसको हम लिख सकते हैं OA अपॉन OC इज इक्वल टू OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 इसी फार्मूले से, सॉरी ये जो हमको दिया गया है इसी में से हम यहाँ देखो, यहाँ दिया गया था ना OA डॉट OB इज इक्वल टू OC डॉट OD, ये क्या है, ये गिवन दिया गया है। एक कब दिया जाता है, जब दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं। क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर होते हैं। अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके जो करेस्पॉन्डिंग साइड होते हैं OA अपॉन OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB होता है। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब देखिए दो ट्राइंगल हम ले लेते हैं। एक हम यहाँ पे दो साइड इसके, तो दो साइड का रेशियो तो इक्वल है, दो साइड का रेशियो इक्वल है। अगर दो साइड का, जैसे एक साइड हमारा क्या है OA है, देखो यहाँ से ले लेता हूँ मैं, ये OA ले लेता हूँ, और एक दूसरा है OD, यहाँ पे OD आ जाता है, ठीक है। तो ये साइड अपॉन ए साइड अपॉन OC, ये साइड इस ट्राइंगल का ये साइड और इस ट्राइंगल का ये साइड, इसके अपॉन ये इज इक्वल टू OD अपॉन OB। देखिए OD अपॉन OB ये तो दिया गया है, यानी दोनों ट्राइंगल में अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, दो साइड तो रेशियो बराबर हो जाता है, ठीक है। अब एक एंगल हम खाली कर देते हैं तो हमारा हो जाता है, कैसे, एन ट्राइंगल OAD एंड ट्राइंगल OBC। बात समझिए, इस ट्राइंगल को हम ले रहे हैं, इस ट्राइंगल को पहले हमको दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया कि इसके अपॉन A इज इक्वल टू इसके अपॉन में ये, या हाँ इसके अपॉन में ये, यानी कि इसके साइड का रेशियो इन दोनों साइड के रेशियो के अपॉन इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल है। अभी क्या करेंगे, OAD में देखिए यहाँ पे एक एंगल दिख रहा है, ठीक है ना। अगर लिखेंगे एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, अब कैसे इक्वल होगा ये भी आप समझिए। ये हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये बात आपकी समझ में आ रहा होगा, बस बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है। अगर इस लाइन का रेशियो ये और इस लाइन का रेशियो A इक्वल है, दिया गया है, इसका मतलब अगर एक एंगल भी बराबर हो जाए तो साइड एंगल साइड से दोनों सिमिलर हो जाते हैं। बात समझिए आप, ठीक है ना, बस इतना सही है। तो हम लिखेंगे सो ट्राइंगल OAD सिमिलर है ट्राइंगल OBC, और सिमिलरिटी कौन है, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। बात क्लियर हो गई। अब जब बात क्लियर यहाँ पे हो गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस इस प्रकार देयरफॉर लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। यहाँ लिख दीजिएगा आप कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू सिमिलर एंगल्स, ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स के करेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। दोस्तों क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. Find the present age of Rohan and his mother. यहाँ कह रहा है कि रोहन जो है, रोहन की जो एज है उसकी मदर की एज से 26 ईयर कम है, यानी कि उसकी माँ की उम्र 26 साल बड़ी है, किससे, रोहन से। उसके बाद कह रहा है कि अगर दोनों की एजों का आज से 3 साल बाद, आफ्टर 3 years, माने फ्रॉम नाउ कह रहा है, फ्रॉम नाउ विल, यानी कि आज से 3 साल बाद अगर दोनों की एज को लिखा जाए और दोनों की एज का मल्टीप्लाई किया जाए, प्रोडक्ट किया जाए, तो दोनों का प्रोडक्ट 360 आ जाएगा। उनकी प्रेजेंट एज हमको फाइंड करनी रोहन की। तो सबसे पहले करेंगे क्या, मान लेंगे लेट रोहन्स एज, रोहन्स एंड हिज मदर्स प्रेजेंट एज, कौन सा एज, प्रेजेंट माने अभी का एज, प्रेजेंट एज आर, रोहन का x ईयर मान लेते हैं
एक्स एंड उसकी मदर का वाई ईयर्स हम मान लेते, बस इतना समझिए। अभी क्या कह रहा है कि रोहन की जो एज है उसकी मम्मी की एज जो है रोहन की एज से 26 ईयर ज़्यादा है। अगर दोनों की एज को हम इक्वल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इक्वल। देखिए ये रोहन की एज है, उसकी मदर की एज है। अब ये जो एज है इस एज से 26 ईयर ये कम है और ये 26 ईयर ज़्यादा है। अगर दोनों की एजों को इक्वल लिखना है तो जो 26 ईयर कम रहेगा उसी में 26 ईयर हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, या इसको लिख देंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 26। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड में क्या कह रहा है, सेकेंड इक्वेशन में कह रहा है कि आज से 3 साल बाद उन दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 ईयर है। तो अभी क्या करेंगे, एज ऑफ रोहन एंड his mother from 3 years from now 3 years from now will be अभी क्या होंगे, अभी रोहन की एज x ईयर है तो 3 साल बाद उसकी एज 3x प्लस 3 ईयर होगी और उसकी मदर की एज y प्लस 3 ईयर होगी। ये बात आप समझिए, उसकी मदर की एज y प्लस 3 ईयर होगी। अब दोनों का प्रोडक्ट करते, मल्टीप्लाई करते, तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई y प्लस 3, अब 3 साल जोड़ना है। अब इसमें क्या करेंगे, जो y है y प्लस 3 इज इक्वल टू 360 इज इक्वल टू 360। अभी क्या करेंगे आप, यहाँ पर देखिए x प्लस 3 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई y प्लस 26 प्लस 3 26 साल ज़्यादा इज इक्वल टू 360। ऐसा नहीं, देखो इसमें करना क्या है आप समझिए, बस इतना ही है। अब जो उनकी एज है, अभी जो उनकी एज है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, अभी जो उनकी एज है उसमें 3 साल हमने ऐड किया, इतनी बात समझ में आ गई। अब दोनों का मल्टीप्लाई हमारा आ गया x प्लस 3 मल्टीप्लाई y प्लस 3 इक्वल टू 360। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 देख लिए क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 3 यहाँ रखते हैं, मल्टीप्लाई, देखो y की जगह पे हम रख देंगे x प्लस 26, क्योंकि पहले वाले इक्वेशन में y की वैल्यू x के टर्म में x प्लस 26 है, तो इसमें अगर y प्लस 3 है तो y की जगह हम रख देंगे x प्लस 26 और प्लस 3 पहले से इसको हमने ऐड कर दिया, इक्वल टू 360 हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या करेंगे, x प्लस 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई x प्लस 29 यहाँ पर इज इक्वल टू 360। x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x का 29 में तो 29x प्लस 3 का x में सो 3x और 3 का 29 तो 3 9 जा 27 2 3 2 जा 6 2 8 87 इज इक्वल टू 360। यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 29x और 3x दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों प्लस है तो ऐड हो जाएंगी, हो जाएगा हमारा 32x प्लस 87 360 आएगा तो माइनस 360 इज इक्वल टू 0। यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 32x माइनस, इसमें से माइनस 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3, 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7, 273 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे 273 का फैक्टर करना है। फैक्टर में दो नंबर मिलेंगे, एक नंबर तो हमको मिलेगा 39 और दूसरा नंबर मिलेगा हमको 7। एक मिलेगा 39, दूसरा कैसे होगा देखो एक बार करके दिखाता हूँ। 273 ये जो होता 3 से डिवाइड होगा, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 हो गया 91। अब 91 का होगा हमारा, हो गया रॉन्ग है थोड़ा, 273 है तो 3 इसका 3 9 जा 27, अब 7 1 जा 7, 7 3 जा 30 आया। देखो
3 से इसको डिवाइड किया तो 91 आया, 7 से डिवाइड किया तो 13 आया, और यहाँ पे 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब क्या करेंगे, जो 32 है इसको हम दो टर्म में ब्रेक करेंगे। कहाँ से ब्रेक करेंगे, यहीं से। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आएगा, और 7 रह दीजिए। 39 में से अगर 7 को माइनस करते हैं तो 32 आता है। बात समझिए आप। यहाँ मैं लिख दूंगा x² प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। आइए देखिए अब क्या होगा। अब ये 3 टर्म से 4 टर्म में डिवाइड हो गया। पहले वाले में x कॉमन हुआ, x का डिवाइड किया तो x प्लस 39 यहाँ बचा हमारा। दोनों माइनस तो माइनस 7 ले लिया, यहाँ x प्लस 39 यहाँ भी बचेगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है उसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं x प्लस 39, और जो बाहर है उसको बाहर दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं x माइनस 7 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 की इक्वल करेंगे 39 वाले को तो हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू माइनस 39, जो कि माइनस किसी की एज नहीं होती है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब लेंगे x माइनस 7 को, ये हो जाएगा हमारा 0, और 7 को राइट में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, x की वैल्यू 7 आ गया। इसका मतलब जो रोहन है उसकी एज कितनी हो गई, 7 ईयर। अब इसी 7 को उठा के आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 7 प्लस 26। इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 7 6 13 2 1 30 33। इसका मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ रोहन्स प्रेजेंट एज is 7 years and his mother's age is 33 years। ये दोनों हमारे आंसर हो गए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 है, A sum of ₹1000 is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of each year. Do these interest from NAP? पहला, if so find the interest at the end of 30 years making use of this fact। कह रहा है कि कोई सम है, रुपीज़ है, मान लीजिए 1000 है, जिसे इन्वेस्ट किया जाता है 8% सिंपल इंटरेस्ट के रूप में हर महीने हर साल। जो इस पर सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो 8% का मिलेगा 1000 रुपीज़ पे। और हमसे ये पूछ रहा है क्या ये जो इंटरेस्ट है हर साल का जो इंटरेस्ट है क्या वह एक एपी बनाता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है, एपी बनाता है। एक आंसर ये देना है। उसके बाद इसको हमें 30 ईयर का निकाल के दिखाना है कि 30 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो 30 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हम निकाल के दिखाएंगे, और उससे पहले हम ये बता दें क्या यह एपी बना रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा कि इंटरेस्ट, क्या लिखूँगा, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। देखो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100, या ऐसा करो 1000 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 100। अब भाई 1 ईयर है तो PRT, टी का टाइम कितना दे रहा है, 1 ईयर दे रहा है, तो कितना आ गया 0000 यानी 80 रुपीज़ आ गया। कितना आ गया, 80 रुपीज़ आ गया। अब सेकंड ईयर का निकाल लेते हैं इंटरेस्ट हम, इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 1000 तो वही रहेगा, 8 अपॉन 100 भी वही रहेगा, बस यहाँ ईयर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, दूसरे ईयर के लिए 2 साल का निकाल रहे हैं तो 2 लगेगा यहाँ पे टाइम की जगह पे, तो 0000 10 8 जा 80 2 जा 160 आ गया। अब थर्ड ईयर का 3 ईयर निकाल लीजिए, बहुत हो जाता है, समझ जाएंगे कि उसी के रेशियो में बढ़ रहा है। फॉर थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर का हो जाएगा 1000 सेम 8/100, ईयर हमारा थर्ड है तो हमने 3 लगा दिया, तो 10 8 जा 80 और 83 जा 240। अब हमको ये चेक करना है, देखो यहाँ पे ए हमको 80 मिल गया, 2 चीज़ें निकालना है, डी हम निकाल देते हैं। डी देखो सेकंड में से फर्स्ट को, थर्ड में से सेकंड को, माइनस करिए 160 माइनस 80
240 माइनस 160 दोनों का हमें 80 मिल रहा है। देख लीजिएगा, तो हर एक सिचुएशन में डी की वैल्यू 80 ही आएगी। अगर हर सिचुएशन में डी की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब यह एपी है। पहले का आंसर हमको मिल गया। अब 30 ईयर का हमको बोल रहा है कि आप इंटरेस्ट निकाल के दिखाइए। तो इंटरेस्ट फॉर 30 ईयर्स कुछ नहीं, फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपको पता चल गया ए 30 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारी 80 है प्लस 30 माइनस 1 इंटू यहाँ पे भी क्या आ गया 80 आ गया। या वैसे हम डायरेक्ट करके करते तो भी हमारा आंसर आ जाता, पर यहाँ पे एपी बना तो हम एपी के हिसाब से आपको निकाल के दिखा देते हैं ताकि आपको लगे। 80 प्लस यहाँ से माइनस करेंगे 1 को तो बचेगा 29 और बाहर 80 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 80 प्लस 0 8 9 जा 72, कैरी आया 72, 2 यहाँ राइट करेंगे, कैरी आया 7, 8 2 जा 16, 16 7 23, कितना आ गया 23। ऐड कर लेंगे तो 2400 हमारा 30 का पूरा सम आ जाता है। मतलब यही 2400 जो रुपीज़ है ये हमारा 30 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही। आगे हम अभी इसके 4 क्वेश्चन और बचे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कल अपलोड करके दिखाएंगे। और तब तक के लिए जय हिंद।